हेलो बच्चों। आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है और रूरल एरियाज़ जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जीडीपी के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। यदि हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप बने और सोशली इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो तो रूरल डेवलपमेंट उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट में, पावर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट के, पर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या क्या और लेने ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो की इशू आता है वो आता है क्रेडिट फाइनेंस इन रूरल एरियाज़। क्रेडिट फाइनेंस से मतलब है लोन से रिलेटेड अवेलेबिलिटी कराना, मनी अवेलेबल कराना टू द फार्मर्स, टू द रूरल एंटरप्रेन्योर्स इन इजी क्रेडिट फॉर्म्स एट लो इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में हम देखते हैं कि कई सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्पेशली नाबार्ड बनाया गया है जो रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंक को सपोर्ट करता है। प्राइमरली हमने देखा था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो होते हैं जैसे मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, वो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड कराते हैं टू द फार्मर्स और इसकी वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ फार्मर्स जो है वो आज भी इनफॉर्मल क्रेडिट पे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो एज हाई एज 24% तक चला जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने के लिए रूरल एग्रीकल्चर में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है और रूरल ब्रांचेस बहुत लार्ज नंबर्स में प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ओपन करी है, जहां से हम इजी क्रेडिट फाइनेंस जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं टू द फॉर द रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद फार्मर्स के लिए रूरल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे पहले और प्राइम जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। यदि हम इसको प्रॉपरली स्टोर कर दें तो ये प्रोड्यूस हमारे मार्केट में आएगा फॉर सेल और हमें एक अच्छा सोर्स ऑफ नेगोशिएशन मिलेगा। लेकिन इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन भी एक इसका रीज़न है। लिमिटेड एक्सेस है। ऑल्दो आज की डेट में हमने देखा है कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं मार्केट में और अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ट्रांसपोर्टेशन का अभी भी प्रॉब्लम है जो कोर इंटीरियर एरियाज में रहते हैं। देन इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज, बेसिकली क्या है कि मार्केट प्राइस के बारे में फार्मर्स को इंफॉर्मेशन ज़्यादा पता नहीं होती है और जिसकी वजह से उनकी नेगोशिएशन स्किल्स जो है वो पुअर रहती हैं। जो मिडिल मैन है वो एक एक्सप्लॉइटेशन करता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और स्मॉलर रेट पे फार्मर से परचेज करके हायर रेट्स के ऊपर मार्केट में वही चीज़ सप्लाई करता है। बेसिक जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए किया है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने ई नैम, ग्रानैम, एम्स जो है वो एड्रेस किया है। चैलेंजेस जो भी हैं रिगार्डिंग प्राइस डिस्कवरी उसको ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली वॉलेंट्री एसोसिएशंस होती हैं जिनका प्राइम पर्पस होता है टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ये इजी क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, सप्लाई करते हैं इनपुट्स ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट किया जा सके, कैसे उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसके बारे में ये गाइडेंस देते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखें तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, एक वन ऑफ द सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो इंडिया में रन होती हैं। इसके अलावा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव भी लिमिटेड भी एग्जाम्पल हैं सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स के। इनसे बेनिफिट क्या हुआ है कि फार्मर्स को डायरेक्टली इनके जो भी प्रोड्यूस होता है उसका एक ठीक सा वैल्यूएशन मिल जाता है और जल्दी से मिल जाता है, तो फार्मर्स को सपोर्ट करता है। इनका जो डिपेंडेंस है टू द मनी लेंडर्स वो रिड्यूस करता है, क्योंकि उनको अपने जैसे ही ये क्रॉप इनको देते हैं या जो भी प्रोडक्ट इनको प्रोवाइड कराते हैं उनको इमीडिएट उसके बेसिस पे मनी जो है वो मिल जाता है। तो इससे एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इनएफिशिएंसी है, मैनेजमेंट थोड़ा सा कभी कभी प्रॉपरली नहीं हो पाता है, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने देखा है कि यदि इसको प्रोफेशनली मैनेज अच्छे तरह से किया जाए तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आता है। ये फार्मर्स की इनकम बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। बेसिकली क्या है कि एक क्रॉप के ऊपर यदि एक फार्मर डिपेंडेंट रहता है और वो क्रॉप खराब हो जाए तो वो पूरी तरह से फाइनेंशियली जो है वो वीक हो जाता है फार्मर। इससे बेटर है कि वो उस चीज़ों को डाइवर्सिफाइड फंड्स में लेके आए, मतलब कि वो जितने टाइम एग्रीकल्चर में है और बाकी का जो स्पेयर टाइम उसको मिल रहा है उससे वो हॉर्टिकल्चर में चला जाए, लाइव स्टॉक में चला जाए, पोइट्री फार्मिंग में चला जाए, एग्रो इंडस्ट्रीज में चला जाए, जिससे कि वो अपना एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है और सिर्फ क्रॉप के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहता है वो, और उसको हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आज की डेट में फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने का, कि डाइवर्सिफाइड करिए, जो भी स्पेयर टाइम मिले एग्रीकल्चर से उसको यूज़ करें दूसरे फंड्स बिजनेस में, जैसे हॉर्टिकल्चर्स के ऊपर, पोइट्री फार्मिंग्स के ऊपर, और वहाँ से अपनी अर्निंग्स स्टार्ट करें। आज की डेट में हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जो आज से पहले बिना फर्टिलाइजर्स के जब होता था, ये वही फार्मिंग है जो वापस लौट के आ रही है, क्योंकि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से हम देखते हैं कि चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं रह गई हैं, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की डेट में क्या है कि ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं करते हैं। उनका प्राइम पर्पस क्या है कि वो एक बायोकेमिकल पेस्ट कंट्रोल्स के थ्रू और कंपोस्ट फॉर्म के अंदर यूज़ करके क्रॉप को बनाएं। बेनिफिट क्या होता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, सेफर एंड हेल्दियर फूड डेवलप होता है, और आज की डेट के अंदर हम इसका प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। बस हमारे सामने चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ की जो यील्ड है वो इनिशियल ईयर्स में कम रहती है, और अभी फार्मर्स को लैक ऑफ अवेयरनेस है, थोड़ा सा एक स्पेशल एफर्ट देना पड़ता है इस चीज़ को मार्केट में एक्सेस पहुँचाने के लिए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोग्राम्स स्टार्ट करे हैं, जिसमें नेशनल प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, परंपरागत कृषि विकास योजना encourages the adoption of organic farming practices। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है उसने भी बहुत हद तक हेल्प करा है फार्मर्स को फिर से उसी मोड में लेके आने का, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ कम हो और एक हेल्दी जो क्रॉप है वो डेवलप हो सके। हमने कई सारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, जैसे रालेगांव सिद्धि महाराष्ट्र, जहाँ पे अन्ना हजारे मॉडल्स जो है वो विलेज का लॉन्च करा गया और उन्होंने वाटर कंजर्वेशन करके उस विलेज को एक बेटर प्लेस बनाया फॉर एग्रीकल्चर। फिर रिवारी बाज़ार महाराष्ट्र है, जो एक ड्रॉट प्रोन हुआ करता था, लेकिन उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक अच्छा कल्टीवेशन सोर्स और एक अच्छा पीस ऑफ लैंड में हमने डेवलप किया थ्रू वाटर मैनेजमेंट। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशंस हैं जो वुमेन को इनफॉर्मल सेक्टर्स में हेल्प कर रही हैं माइक्रो फाइनेंस और स्किल डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव केस स्टडीज़ हैं जो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। एट द एंड हम ये देखते हैं कि रूरल इंडिया को यदि हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें क्या चाहिए, क्रेडिट और मार्केटिंग इश्यूज़ को टैकल करना है, प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, एनकरेज करना है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को, और एक अच्छे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। जो फ्यूचर है रूरल डेवलपमेंट का वो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शंस के ऊपर है, स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के ऊपर है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टेप्स जो है वो ले रही है। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा रूरल डेवलपमेंट को समझने के लिए। आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं और इन स्लाइड्स के थ्रू आप इसको नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।